हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक, इससे पहले हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को डिस्कस किया है और अब हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करके जो हमारा प्लांट वाला टिश्यू है, जो प्लांट से रिलेटेड है, क्रॉप से रिलेटेड है, वो वाला कंप्लीट होगा और हम एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही बात कि जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे जो है इन्फेक्शंस उनको आ सकते हैं या बहुत सारे पेस्ट्स है जो उनको अटैक करके जो है उनका जो हार्वेस्ट है वो कम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमारे जो फील्ड में वीड्स होते हैं, अगर हमने उनको नहीं रिमूव किया तो नेचुरली एक ये है कि हमारा जो हार्वेस्ट है वो कम होगा, क्योंकि वो अपने इफेक्ट्स डाल देंगे हमारे क्रॉप्स पे। तो सिंपली क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड बाय नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीज। जो बहुत सारे हैं, वीड्स है या इंसेक्ट्स है या पेस्ट्स है, ठीक है, वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स एंड डिजीज। ठीक, बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारे क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं और अगर हमने क्रॉप्स को इनसे प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन, जो हमारे हार्वेस्ट है, वो हमारा कम होगा। ठीक, तो एक्चुअली अलग अलग करके हम सबको पढ़ेंगे कि कैसे इफेक्ट डालते हैं ये क्रॉप्स पे और हम इनको कैसे फिर जो है एलिमिनेट करते हैं अपने फील्ड से। तो पहला जो है हमारा वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। ठीक, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारा फील्ड होता है जिसमें अपने क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं, उसमें जो अनवांटेड जो है प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स बोलते हैं। ठीक, सिंपल सी डेफिनेशन है वीड्स की, अनवांटेड प्लांट्स इन आर फील्ड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जेंथिनियम है, पार्थिनियम है, एटसेट्रा। पार्थिनियम को हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, तो वो आपके टेक्स्ट में लिखा, आप देख सकते हैं। तो जेंथिनियम या पार्थिनियम जो है ये हमारे वीड्स होते हैं, मोस्टली हमारे फील्ड्स में ये एज अ वीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, दे कम्पीट फॉर फूड, ये कम्पीट करते हैं प्लांट्स के साथ जो हम ग्रो करते हैं, जिनका हार्वेस्ट हमें चाहिए, उनके साथ ये कम्पीट करते हैं फॉर फूड, स्पेस, लाइट एटसेट्रा। ठीक, जो प्लांट्स हम कल्टीवेट करते हैं उनके साथ ये कम्पीट करते हैं, मतलब जो अगर पर्टिकुलर न्यूट्रेंट सॉइल में प्रेजेंट है तो ये कम्पीट करते हैं हमारे प्लांट्स के साथ उन न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब करने में, और हमारे न्यूट्रेंट्स, हमारे जो न्यूट्रेंट्स है प्लांट में, हमारी प्लांट जो हमें कल्टीवेट करते हैं उनके लिए कम पड़ जाते हैं क्योंकि ये उनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फूड के लिए कम्पीट करते हैं। फूड, तो फूड में हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रेंट्स के लिए करते हैं, फूड प्रिपेयरिंग के लिए जो चीजें चाहिए उनके साथ उनके लिए कम्पीट करते हैं। इसी तरह जो है स्पेस के लिए कम्पीट करते हैं। जितनी प्लांट की स्पेस कम होगी उतना वो कम जो है आप खुद को अपने ब्रांचेस को जो है फैला सकता है या खुद को जो है एक ये पर्टिकुलर जगह में जो है खुद को फ्लोरिश कर सकता है। तो अगर स्पेस कम होगी तो यहाँ पे प्लांट का क्या होता है, जब स्पेस के लिए कंपीट करते हैं तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसी तरह जब लाइट के लिए कंपीट करते हैं तो सिंथेसिस जो फूड की है वो कम हो जाती है, फूड सिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, विद कल्टिवेटेड प्लांट सिंपल चीज है। तो वीड्स में इतना था कि ये कैसे करते हैं। वीड्स के लिए हम फिर वीड या हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं, नीचे जाके पढ़ेंगे हम। तो अभी सेकंड जो इंसेक्ट पेस्ट्स हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं एज अ पेस्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अटैक प्लांट्स इन 3 वेज। ये प्लांट को 3 वेज में अटैक करते हैं। ठीक, 3 तरीकों से ये प्लांट को अटैक कर सकते हैं, प्लांट को हार्म कर सकते हैं। पहला क्या है? कट रूट्स, स्टम एंड लीव्स। या तो ये प्लांट के रूट्स को कट करेंगे, या तो ये स्टम को कट करेंगे, या तो लीव्स को कट कर सकते हैं। और जब उन्होंने लीव, स्टम या रूट को कट किया तो ये तो नेचुरल सी बात है कि हमारी प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी या तो प्लांट डेड हो जाएगा, एंड ये अफेक्ट करेगा हमारे हार्वेस्ट पे, वो भी नेचुरली कम होगा। सेकेंड में ये सक करते हैं सेल सेप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट के सेल सेप को सक करते हैं। इनको हम फाइटिक प्लांट जो होते हैं, ये प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स पे रह के उनके जो सेल्स है उनको सक करके उस पर ग्रो करते हैं इंसेक्ट्स, और फिर प्लांट बॉडी की वही डेथ हो जाती है। सेल्स जब कम डिग्रेड होने लगती है तो फिर प्लांट बॉडी का एक पार्ट डेड हो जाता है और एज अ रिजल्ट हमारा हार्वेस्ट कम हो जाता है। इसी तरह थर्ड जो है वो है बोर इनटू स्टम एंड फ्रूट्स। जब स्टम को बोर करते हैं, स्टम में छेद करते हैं, या फ्रूट्स में जो है बोर करते हैं या छेद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हार्वेस्ट कम होगा, क्योंकि वो फ्रूट्स फिर हमारे किसी के यूज के नहीं होंगे और वो स्टम भी खत्म हो जाएगा।
ठीक। डिजीजेस इन प्लांट्स इज आर काज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस एंड फंजी। ठीक, इसी तरह डिजीजेस भी प्लांट्स में होती है, बहुत सारे डिजीज होती है जो प्लांट्स में बैक्टीरिया की वजह से होती है या वायरसेस की वजह से होती है या फंजी की वजह से होती है। अब अप्रोप्रिएट मेजर्स हम करते हैं, अप्रोप्रिएट वे से हम इन चीजों को अलग अलग तरीकों से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे वीड्स है तो हम वीड साइड्स का यूज कर सकते हैं, अगर इंसेक्ट है तो इंसेक्ट साइड्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे प्लांट में कोई पर्टिकुलर डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो हम पर्टिकुलर केमिकल उस पर जो है तो छिड़कते हैं या अपनी सॉइल में मिलाकर जो है उसको रेजिस्ट करने की जो है पावर देते हैं प्लांट्स को। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड्स टू कंट्रोल वीड्स, इंसेक्ट्स एंड इन्फेक्शन। ठीक, इन चीजों को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, वीड्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, इंसेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए जो मेथड्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है पेस्टिसाइड्स। ठीक, हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जो पेस्ट्स को खत्म करने के लिए होता है। पेस्टिसाइड जो है डिफरेंट तरीके के होते हैं, या तो हेर्बिसाइड्स होंगे, या तो इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे, या तो फंगिसाइड्स यूज करेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम अपने जो है क्रॉप्स में वीड्स, इंसेक्ट्स एंड जो है अदर्स बैक्टीरिया, फंजी एटसेट्रा को कंट्रोल कर पाते हैं। तो हेर्बिसाइड्स को हम हर्ब्स है या जो हमारे वो पेस्ट्स जो इन द फॉर्म ऑफ हर्ब्स हमारे फील्ड में ग्रो करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह इंसेक्टिसाइड जहाँ पे इंसेक्ट जो है खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह फंजीसाइड्स में फंजी खुद ही जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड और मिक्सड विद सॉइल। ठीक है, तो ये स्प्रे किए जाते हैं एयर में उन प्लांट्स पे, या तो फिर उनको मिक्स किया जाता है सॉइल में, ताकि ये सॉइल में रह के जो इंसेक्ट्स की ग्रोथ को कम कर दे। ठीक है, इसी तरह दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं, सॉरी, एक्सेस टू यूज क्रिएट प्रॉब्लम्स टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर हम, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ये है कि अगर इनका एक्सेस टू यूज किया जाता है, ये बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए जो है हार्मफुल होते हैं, तो इनको हम पर्टिकुलर जो है क्वांटिटी में हमें जो है यूज करना पड़ता है। ये ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये हमारे प्लांट्स को भी हार्म कर सकता है जो हम कल्टीवेट करते हैं, और जो फिर एनिमल्स और अदर एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं उनको भी ये हार्म कर सकता है। सेकंड है हैंड रिमूवल ऑफ वीड्स। दूसरा मेथड जो है जिसमें केमिकल का यूज नहीं होता वो है हैंड रिमूवल, और मैकेनिकली जो हम रिमूव करते हैं वीड्स को। एक अच्छा मेथड है, यहाँ पे जो है साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये जो है लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पे हमें मेन लेबर बहुत चाहिए होता है। इसी तरह बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम अपने जो है वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर जो है सीड बेड बनाया है, पहले ही उसको जो है पहले जो वीड्स के सीड्स हैं उनको निकाल के, अगर हमने प्रॉपर वीड जो है सीड बेड बनाया है, तो वहां पे भी हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। या इसी तरह अगर हम टाइमली करते हैं प्रिपेयर, इंटरक्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन जो है वो भी हमारे वीड्स को जो है एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। या हम जब प्लॉ करते हैं फील्ड्स को, अगर हमको ग्रो नहीं करने देते हैं वीड्स को, तो स्टिल वहां पे भी हमारे वीड्स की ग्रोथ को कम होने के चांसेस होते हैं। तो वीड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में इतना था, और मुझे लगता है इतना एनफ है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, अब हमने जो है हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट के बाद जो स्टोरेज होती है उसमें भी बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वही अपने जो है फंजे है, इंसेक्ट्स है, जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट करते हैं सीड्स को, और उनका जो हमने स्टोर किया था वो खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है, या वो जो है या तो फिर वो इस तरीके से मतलब रह जाता है कि हम उसको यूज नहीं करते, नहीं कर सकते शो करने के लिए या उनको उगाने के लिए। ठीक है, इसके लिए फैक्टर जो है बायोटिक फैक्टर्स है, सपोज इंसेक्ट्स है, रोडेंट्स है, फंजे, माइल्ड्स एंड बैक्टीरिया। अबायोटिक फैक्टर्स में आपका इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर एंड द प्लेस ऑफ स्टोरेज। ठीक, ये जो है फैक्टर्स है, ये डिग्रेडेशन में जो उनकी क्वांटिटी है उसको जो है डिग्रेडेशन करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और ये हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि ये हमारे हार्वेस्ट को खत्म कर देते हैं जो हमने स्टोर किया हुआ है। इसी तरह जो क्या है, जब हम करते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हमारे जो सीड है वो एक प्रॉपर स्टोरेज में रहे और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग करते हैं। पहले हम जो सीड्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करते हैं। सेकंड है प्रॉपर ड्राइंग, उनको हम प्रॉपरली ड्राई करते हैं, पहले तो सारे में, उसके बाद शेड में ड्राई करते हैं एटसेट्रा। एंड फ्यूमिगेशन, हम उन पे केमिकल्स या वो केमिकल्स या वो जो इंसेक्टिसाइड्स उन पे स्प्रे करते हैं जिनसे वो इंसेक्ट्स उन पे अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा था सीड स्टोरेज का, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का। अब बाकी जो इसमें इतना था प्लांट्स में इतना हो गया। अब हमें जो है एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट
करेंगे अब उसमें हमारे कैटल फार्मिंग आएगा और पोल्ट्री फार्मिंग भी उसमें हमें दिया गया है, फिशरीज का भी दिया गया है, थोड़ा सा फिश प्रोडक्शन का भी, एंड बी कीपिंग का भी थोड़ा सा दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 लेक्चर्स में ये सारा हो जाए एंड हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए इसी के साथ। सो अभी इसमें इतना ही है, इसमें आप देख सकते हैं, अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो फूड प्रोडक्शन की जो है इम्पोर्टेंस है, फूड प्रोडक्शन की ज़रूरत है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ही हमें जो है ज़्यादा मिल्क, ज़्यादा एग्स, ज़्यादा मीट एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है उनको फीड करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें, अगर हम इस वाले जो है, ये वाला जो पार्ट है हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री वाला है, अगर हम इसको इम्प्रूव करेंगे तो ये भी हमें हेल्प कर सकता है जो है अपनी फूड इम्प्रूवमेंट के फूड को इम्प्रूव करने के लिए और फूड इम्प्रूवमेंट को जो है मेजॉरिटी ऑफ जो है पीपल, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक, तो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहला पॉइंट साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। तो एनिमल हस्बेंड्री के मायने यही है क्या कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी आपको साइंटिफिकली बोला जाएगा कि आप इसको ऐसे करो, ये वाली फीड दो, इस टाइमिंग के हिसाब से इसको जो है रेगुलरली इसको ये चेकअप कराओ, ये वैक्सीन दो। तो साइंटिफिक वे है। ठीक, ऐसे नहीं कि हमने खुद में रख दिया जो हमें पसंद आता है कि इसको ये है, या जो हमें सुना है उसकी बेसिस पे हम करेंगे नहीं। तो अगर एनिमल हस्बेंड्री में क्या करें, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक वे से हम इंप्रूव करते हैं कैटल की हालत को और कैटल की जो है प्रोडक्शन को। इंक्लूड्स फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। इसमें फीडिंग भी आ जाता है, ब्रीडिंग भी आता है एंड डिजीज कंट्रोल भी आ जाता है एनिमल लाइव स्टॉक का। एनिमल फार्मिंग इंक्लूड कैटल, गोट्स, शीप, पोल्ट्री एंड फिशेस। एनिमल फार्मिंग है तो वर्ड एनिमल ही रिप्रेजेंट करता है कैटल को, गोट्स को, शीप, पोल्ट्री एंड फिश को। तो सिंपल से टर्म्स है एनिमल्स में तो यही आ जाएंगे, तो इन्हीं के बारे में हम अलग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है कैटल फार्मिंग। ठीक, कैटल फार्मिंग को हम सबसे पहले लेंगे क्योंकि कैटल पहले है। तो कैटल फार्मिंग में क्या है, डन फॉर मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर। इसको हम क्यों करते हैं कैटल फार्मिंग का जो मेजोरिटी ऑफ जो कंसर्न है, जो इसकी जिसके लिए हम ये करते हैं वो ये है कि या तो हमें मिल्क चाहिए होता है या तो हमें एनिमल्स चाहिए होते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, मिल्क जो चाहिए होता है वो हम एनिमल से प्रोड्यूस करते हैं, उनसे हम लेबर प्रोड्यूस करते हैं, ड्रॉट लेबर, यानी यहाँ एग्रीकल्चर में हम उनको प्लाइंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इन इंडिया कैटल बिलोंग टू 2 ग्रुप्स। मेजोरिटी ऑफ कैटल्स इन इंडिया में जो है 2 ग्रुप्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है अगर आपको नॉमेनक्लेचर याद होगा तो उसको जो है माइंड में रख के ही इन नामों को लिखा गया है। यहाँ पे भी आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो। बॉस इंडिकस यानी जिसे हम काऊ के नाम से भी जानते हैं, सिंपल वर्ड्स में काऊ कहते हैं, एंड बॉस बुल बैलिस जिसे हम बफेलो भी कहते हैं। ठीक, तो काउ और बफेलो यहाँ पे ये उनके साइंटिफिक नेम है, बॉस इंडिकस एंड बॉस बुल बैलिस। ठीक है, तो इंडिया में मोस्टली यही पाए जाते हैं, इन्हीं को हम यूज करते हैं मिल्क के लिए। ठीक, और अपने जो है खेत में अप्लाइंग के लिए यूज करते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। यहाँ पे एक टर्म है मिल्क एनिमल्स, आपको याद रखना है। जो भी हमारे एनिमल्स हमारे लिए मिल्क प्रोवाइड करते हैं हमें उन्हें हम मिल्क एनिमल्स बोलते हैं। वाइल दोज यूज्ड इन फार्म, उनको हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ठीक, जो हम खेतों में यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स, एंड जो मिल्क देते हैं उनको हम मिल्क एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। मिल्क प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड होता है, ठीक, लैक्टेशन पीरियड होता है फ्रॉम अगर हम लेंगे मिल्क प्रोड्यूसिंग आफ्टर काफ का जो बर्थ है, काफ की बर्थ होगी उसके बाद वो कितने टाइम तक मिल्क प्रोड्यूस करेगी एनिमल, उसको हम जो है लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक, आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ कितने टाइम तक, कितने पीरियड तक जो है मिल्क वो एनिमल प्रोवाइड करेगा, उसको हम बोलते हैं उसका लैक्टेशन पीरियड। तो अगर हमें मिल्क ज्यादा चाहिए तो हमें ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होना चाहिए, तो मिल्क ज्यादा देर तक वो एनिमल देता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे है एग्जॉटिक मतलब फॉरेन ब्रीड्स। एग्जाम्पल जर्सी जो है फॉरेन ब्रीड है, या ब्राउन स्विस जो है ये भी एक फॉरेन ब्रीड है।
इनको हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं या यूज करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं फॉर लॉन्ग लैक्टेशन। इनकी जो है लैक्टेशन पीरियड इनका लॉन्ग होता है। जो एक्सोटिक ब्रीड्स होते हैं, जो फॉरिन ब्रीड्स होते हैं, इनको हम इंडिया में इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इनका लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होता है और ये हमें बहुत देर तक मिल्क दे पाते हैं। लेकिन इंडियन ब्रीडर्स जो है, सपोज रेड सिंधी है या शवाल है, रेड सिंधी या शवाल जो यहाँ पे है, ये जो ब्रीड्स होते हैं ये लेकिन कम लैक्टेशन पीरियड के होते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस देते हैं डिजीज को। इनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है डिजीज के लिए, एक्सलेंट होता है रेजिस्टेंस में। लेकिन जो एक्सोटिक हमारी होती है ये इनका लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होता है, लेकिन इनमें डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम अगर चाहेंगे तो हम मोस्टली क्या करते हैं, इन दो ब्रीड्स को जो है कंबाइन करके हाइब्रिड एक नया ब्रीड बनाते हैं जिसका लैक्टेशन पीरियड भी बड़ा होता है और वो रेजिस्टेंस भी होती है उसमें डिजीज के खिलाफ। ठीक है, सिंपल से सेंटेंस है, सिंपल से टर्म्स है, आपको याद रखना है कि एक्सोटिक को हम जो है लॉन्ग लैक्टेशन के लिए यूज करते हैं और इंडियन ब्रीड्स को हम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। ठीक, अब अगर हमें एनिमल्स को की हालत को प्रॉपर हालत अगर हमें चाहिए, एनिमल्स का उनको हेल्दी रखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टरिंग फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड। ठीक, ये रिक्वायर्ड हमें होती है किसके लिए, ये होती है रिक्वायर्ड हमारे गुड हेल्थ ऑफ एनिमल्स के लिए, हमारे हेल्दी एनिमल्स के लिए। हमें क्या होना चाहिए अगर हम एनिमल्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो वो है क्लीनिंग एंड एक तो हमें प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए, शेल्टर की भी प्रॉपर क्लीनिंग एंड एनिमल्स की भी प्रॉपर क्लीनिंग। ठीक, एंड शेल्टर जो है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और उसमें स्लो भी होना चाहिए ताकि वो ड्राई रह सके, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो हीट कोल्ड या रेन से जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो वो वाले शेल्टर्स अगर हम क्रिएट करेंगे, वो बनाएंगे, तो हमारे एनिमल्स हेल्दी रह सकते हैं। और रिक्वायर्ड रेगुलर ब्रशिंग एंड रिमूवल ऑफ डर्ट। हमारे एनिमल्स को रिक्वायर्ड ये होता है कि हम उनसे जो है उनके कंटिन्यूअसली जो है रेगुलरली ब्रश करें, उनकी स्किन को जो हेयर्स है वो गिर जाए, जो निकले हैं हेयर्स, एंड जो उनमें डर्ट होता है उसको हम क्लीन करें। ये हमारे एनिमल्स को हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। शेल्टर शुड बी वेल वेंटिलेटेड, रूफड एटसेट्रा। ठीक, ये शेल्टर्स को वेल वेंटिलेट होना चाहिए, उन पे एक रूफ होना चाहिए जो हमारे एनिमल्स को कोल्ड, हीट, रेन, स्नो एटसेट्रा से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें और शेल्टर शुड बी वेल वेंटिलेटेड। अब है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, हम जो है फीड पे आ जाते हैं। अब एनिमल्स को जो हम फीड प्रोवाइड करते हैं वो हम दो चीजों के लिए जो है प्रोवाइड करते हैं। दो चीजों को नजर में रख के, माइंड में रख के हम फीड का जो है यूज करते हैं, फीड को चूज करते हैं। ठीक, पहला जो है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। पहले हम देखते हैं कि हमें उसका हेल्थ जो है मेंटेन करना है, उसके लिए एक टाइप की फीड आ जाती है हमारे लिए, एक टाइप की जो है फूड रिक्वायरमेंट है जो उसकी हेल्थ लाइफ को सपोर्ट करे। ठीक है, सेकेंड वाला जो है वो है फॉर गुड मिल्क प्रोडक्शन। अगर हमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो उसके लिए एक डिफरेंट तरीके की फीड होती है, डिफरेंट तरीके की जो है फूड उसके लिए होता है। जो फीड होती है एनिमल फीड, यूजुअली उसमें जो होता है रफीज होता है। ठीक, जो मेजोरिटी हम एनिमल्स हम देते हैं रफीज एंड फाइबर जो उसमें होते हैं, ज्यादातर वो फाइबर का ही बना होता है जो हम एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, जो हम कंसेंट्रेट्स देते हैं उनको, हम कंसेंट्रेट्स उनके लिए लाते हैं, जो है मार्केट से लाते हैं अपने एनिमल्स के लिए, उसमें जो है रफेज कम होता है, फाइबर्स कम होते हैं, उनमें प्रोटीन जो है या फैट्स एक्सेट्रा वो ज्यादा होते हैं। इसी तरह हमें और कुछ चीजें भी अपने एनिमल्स को फीड करने होती हैं जिसमें वाइटामिन या मिनरल्स एक्सेट्रा पाए जाते हैं। ठीक, कैटल्स को भी एक बैलेंस्ड जो है डाइट, बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल प्रोपोर्शन जो है उनको चाहिए डाइट अपना, जिसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल प्रोपोर्शन ही हो या जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फैट हो, जो है प्रोटीन हो, सारे उसमें बैलेंस्ड वे में अरेंज किए हो। फिर हमें एनिमल्स को वो फीड जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए भी वो चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपने लिए जो है बैलेंस डाइट का यूज करते हैं, इसी तरह हम अपने एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट हमें देना चाहिए। ठीक, besides such nutritional food materials, certain feed additives contain micronutrients promote the health and milk production of dairy animals। उसके बगैर भी हम कुछ और जो है, मैंने पहले ही जिक्र किया इसका, कि बहुत सारी चीजें देते हैं, फीड देते हैं, जिससे वो उनका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है एंड उनका हेल्थ भी जो है अच्छा रहता है। अब क्या बात है कि कैटल्स जो है इनको भी जो है बहुत सारी डिजीज अटैक करती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कैटल्स में ये डिजीज आज है, ये जो है पिग में कैटल्स में आ गया है, या इसी तरह जब है पोल्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपने सुना होगा बर्ड फ्लू है एक्सेट्रा।
तो कैटल्स को भी बहुत सारे डिजीज जो है इफेक्ट करती हैं। वो डिजीज सपोज कुछ जो है कुछ वर्म्स है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो या जो है पैरासाइट्स की बात करेंगे तो वो तो या तो अंदर हो सकते हैं बॉडी के अंदर, या बॉडी की स्किन पे भी वो रह सकते हैं। अगर वो स्किन के अंदर हो जाते हैं या हमारे गट उसके गट में चला जाता है एनिमल्स के, तो वो वहां पे जो है स्टॉमक की प्रॉब्लम कर सकते हैं या जो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स का जो है क्रिएट करते हैं। तो स्किन प्रॉब्लम्स के जो है उनको हम इजीली जो है देख के अगर हम वो रिमूव करेंगे तो मोस्टली वो वहीं से खत्म हो जाते हैं। एंड और जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो पर्टिकुलर टाइम के बाद एनिमल्स को हिट करती हैं, पूरे पेंडेमिक जो है उनका हो जाता है, तो उसके लिए एक वैक्सीनेशन अगर हम करते हैं, बहुत सारी वैक्सीनेशन आज एनिमल्स के लिए की जाती हैं, तो हमें अपने एनिमल्स को वैक्सीनेट करके अगर हम उनको हेल्दी रखना चाहते हैं तो वैक्सीनेट करना चाहिए। और उनको जो है अगर हम डर्ट या जो उनको कंटिन्यूसली ब्रश करेंगे, रब करेंगे और उनको क्लीन रखेंगे, तो मोस्टली जो है आउटर जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स है वो नहीं रहेंगे उन पे और वो उससे सेफ रह सकते हैं। वैक्सीनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जो ये एनिमल हमारा था एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग में मुझे लगता है इतना जो है मोर देन अनफ है। मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। स्टिल अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो डिस्कस करूंगा। बाकी वही जो है लेक्चर को जो वीडियो को वो शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्रिप्शन बटन को भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन में मिले, और अपने फ्रेंड्स को बताना है। हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी लोगो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।